नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे फैमिली रोजेसी यानी रोजेसी कुल के बारे में, जिसे हम आम भाषा में गुलाब कुल भी कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपके एक हाथ में एकदम ताज़ा, रसीला और मीठा सेब है और दूसरे हाथ में एक बेहद खूबसूरत लेकिन कांटों से भरा हुआ लाल गुलाब है। हाँ बिल्कुल, देखने में ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग लगते हैं ना। बिल्कुल लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वनस्पति विज्ञान की दुनिया में ये दोनों सगे चचेरे भाई बहन हैं। आज का हमारा स्रोत सामग्री का ये गहरा विश्लेषण कोई साधारण सूची नहीं है। नहीं, ये तो ये सजावटी, फल देने वाले और औषधीय पौधों को समझने की एक बहुत ही विस्तृत मार्गदर्शिका है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात सच में बहुत हैरान करने वाली है कि एक ही परिवार में गुलाब की कोमल सुंदरता भी है और सेब जैसा पौष्टिक फल भी है। इस विशाल विविधता के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट वानस्पतिक संरचना काम कर रही है। तो मतलब कोई खास पहचान होगी इनकी? हाँ, अगर हम स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करें तो रोसेसी कुल की पहचान के लिए 3 सबसे बड़ी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला है हाइपैंथियन। अच्छा। दूसरा है पंचतई पुष्प, जिसका मतलब है कि पंखुड़ियां और बाह्य दल हमेशा 5 या 5 के गुणज में होते हैं। 5 के गुणज में। हाँ, और तीसरा है असंख्य पुंकेसर, यानी परागकण बनाने वाली अनगिनत छोटी छोटी संरचनाएं। ये तीनों ही इस पूरे गुलाब कुल के मूलभूत स्तंभ हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी पौधे की आंतरिक संरचना या उसकी फूलों की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वनस्पति विज्ञान के इस विशाल फैमिली ट्री में उसकी असल जगह कहाँ है। बिल्कुल, उसका वर्गीकरण। हाँ, मतलब वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड में किसी का सटीक पता खोजना। हमारे नोट्स में 3 प्रमुख वर्गीकरण प्रणालियों का जिक्र है। जी, अगर हम बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन को देखें तो उन्होंने इसे क्लास डाइकोटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री में रखा है। हाँ, और सब क्लास पॉलीपेटली और सीरीज कैलिसिफ्लोरी के तहत। एकदम सही। और अंत में ऑर्डर आता है रोजेल्स। और एंगलर और प्रांटल या आधुनिक एपीजी सिस्टम भी तो इसे इसी पते पर रखते हैं ना। हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, विज्ञान में और खास तौर पर टैक्सोनॉमी में वैज्ञानिकों के बीच अक्सर भारी मतभेद होते हैं। हाँ, वो तो हमने अक्सर देखा है। पौधे के विकास को लेकर कई अलग अलग राय होती हैं, लेकिन रोजेज के मामले में रोजेल्स गण पर एक सार्वभौमिक सहमति है। चाहे वो पुरानी प्रणाली हो या आधुनिक सिस्टम, सभी इस बात पर सहमत है कि ये पौधे रोजेल्स के ही सदस्य हैं। यह दर्शाता है कि इस परिवार के आनुवंशिक और संरचनात्मक लक्षण कितने मजबूत हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई इनके पते की बात, लेकिन अगर हम इनके घर की बात करें, मतलब ये दुनिया में भौगोलिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो स्रोत सामग्री बताती है कि ये मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिन्हें हम टेम्परेट रीजन्स भी कहते हैं। हाँ, टेम्परेट रीजन्स। और ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। इसमें लगभग 100 वंश और 3000 से भी अधिक प्रजातियां शामिल हैं। बाप रे, 3000। हाँ, और ये आकार में कुछ भी हो सकते हैं। जमीन पर रेंगने वाले शाख, मध्यम आकार की झाड़ियां या फिर विशाल काष्ठीय वृक्ष। सही बात है। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है इनका स्वभाव। नोट्स बताते हैं कि इनमें अक्सर कांटे मौजूद होते हैं और इनकी पत्तियां दांतेदार होती हैं। दांतेदार किनारे। तो क्या इन पौधों में कांटों की उपस्थिति और उन नुकीले किनारों का कोई विशेष रक्षात्मक या विकासवादी उद्देश्य है? प्रकृति में कोई भी संरचना बिना किसी ठोस कारण के तो विकसित नहीं होती। कांटे और पत्तियों के नुकीले किनारे एक बहुत ही स्पष्ट रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। मतलब जानवरों से बचने के लिए? बिल्कुल। समशीतोष्ण क्षेत्रों में जहां ये पौधे विकसित हुए, वहां शाकाहारी जानवरों का भारी दबाव होता था। ये कांटे उन जानवरों को पौधे की हरी भरी पत्तियों को खाने से रोकते हैं। अच्छा, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे विकासात्मक नजरिए से देखें तो हमें ये पूछना चाहिए कि पौधा इतनी आक्रामकता से किस चीज की रक्षा कर रहा है? अपने फूलों की? एकदम सही। वो रक्षा कर रहा है अपने प्रजनन तंत्र की, यानी अपने फूलों की। और ये फूल सच में इस सुरक्षा के हकदार हैं भी। अगर हम इन फूलों की संरचना पर नजर डालें तो स्रोत सामग्री बताती है कि ये पूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें चारों चक्र मौजूद होते हैं। हाँ, और ये द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही फूल में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। साथ ही ये त्रिज्या सम्मित होते हैं।
त्रिज्या सममित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ, अगर मैं इसे एक दृश्य के जरिए समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे आप किसी गोल पिज्जा को केंद्र से होते हुए किसी भी दिशा से काटें तो आपको हमेशा दो बिल्कुल बराबर और एक जैसे हिस्से ही मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये पंचतई होते हैं। हाँ, 5 के गुणज में। लेकिन इनके फूलों का सबसे महत्वपूर्ण वानस्पतिक लक्षण वो है जो इन्हें बाकी दुनिया के फूलों से अलग करता है। वो क्या है? ये पुष्प परिजायांगी या ऊपरी जायांगी होते हैं। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि परिजायांगी और ऊपरी जायांगी जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है। और वो रहस्य है हाइपेंथियम। बिल्कुल। चलिए इस हाइपेंथियम को एक बहुत ही आसान रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि ये एक प्याला या कप है। हाँ, एक कप। ये प्याले नुमा संरचना फूल के सबसे बाहरी हिस्सों, बाह्य दल, दलपुंज और पुंकेसर के निचले आधारों के आपस में जुड़ने से बनती है। ये इस परिवार का बिल्कुल विशिष्ट लक्षण है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़कर देखें तो ये हाइपेंथियम का प्याला ही वो निर्देशक है जो ये तय करता है कि फूल के अंदर अंडाशय की स्थिति क्या होगी। मतलब ओवरी की पोजीशन। जी, इस प्याले के निर्माण के कारण ही अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती हो सकता है, यानी प्याले के बिल्कुल ऊपर एक सिंहासन की तरह बैठा हुआ। अच्छा। या फिर ये अर्ध अधोवर्ती हो सकता है, जहां प्याला अंडाशय को आधा घेर लेता है। और कुछ मामलों में पूरी तरह से अधोवर्ती। बिल्कुल, जहां अंडाशय इस हाइपेंथियम प्याले के बिल्कुल नीचे तहखाने में छिप जाता है और प्याला उसके ऊपर बंद हो जाता है। बाप रे, ये तो सच में एक विकासवादी चमत्कार है जो आगे चलकर फलों के रूप को ही बदल देता है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस हाइपेंथियम रूपी नींव के ऊपर बने फूल के अलग-अलग कमरों या चक्रों का दरवाजा खोलते हैं। सबसे बाहर है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। जी। नोट्स में लिखा है कि इसमें 5 बाह्य दल होते हैं जो आधार पर जुड़े होते हैं। ये चिरलग्न होते हैं। मतलब फूल खिलने के बाद भी लंबे समय तक टिके रहते हैं। हाँ, और इनका दल विन्यास कोरस्पर्शी होता है। अब सिर्फ कोरस्पर्शी कहने से तो बात नहीं बनेगी। इसे कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे 2 बिल्कुल सटकर बंद हुए दरवाजे जिनके किनारे एक दूसरे को छूते तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। मतलब नो ओवरलैपिंग। बहुत खूब समझाया। और इसके ठीक अंदर आता है कोरोला यानी दलपुंज। यही वो हिस्सा है जो गुलाब को उसका विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य देता है। हाँ, उसकी खूबसूरत पंखुड़ियां। इसमें 5 स्वतंत्र दल होते हैं जो आमतौर पर बहुत ही आकर्षक रंगों के होते हैं ताकि परागण करने वाले कीटों को आकर्षित कर सकें। कीड़ों को बुलाने के लिए। जी, और इनका दल विन्यास कोरछादी होता है। अगर दरवाजे वाले उदाहरण से ही समझें तो ये छत की खपरेल की तरह है। अच्छा, जहाँ एक पंखुड़ी का किनारा दूसरी पंखुड़ी के किनारे को थोड़ा सा ढकता है। बिल्कुल सही। और इस खूबसूरत पंखुड़ियों वाले कमरे के अंदर मौजूद है पुम्मंग। स्रोत सामग्री में जो चित्र दिया गया है उसमें पुंकेसरों का एक अनंत समूह दिखाया गया है जिसे गणित के चिन्ह A∞ से दर्शाया जाता है। हाँ, मतलब असंख्य पुंकेसर। ये स्वतंत्र होते हैं और कई चक्रों में उसी हाइपेंथियम प्याले के किनारे पर सजे होते हैं। अब मेरा एक अनुमान है। बताइए। क्या इतने सारे पुंकेसर बनाने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हवा या कीटों के जरिए कम से कम कुछ परागकण तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएं? ये एक तरह का नंबर गेम लग रहा है। आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। प्रकृति कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। परागण एक अनिश्चित प्रक्रिया है, इसलिए लाखों परागकण उत्पन्न करना सफलता की गारंटी बढ़ाता है। सही बात है। लेकिन असली कहानी इसके केंद्र में मौजूद जायांग में है। रोजेसी परिवार में यह हिस्सा अत्यधिक परिवर्तनशील है। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हाँ, इसमें एक से लेकर अनेक अंडप हो सकते हैं। ये व्युक्त अंडप हो सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे एक ही इमारत में सबके अपने अपने अलग और स्वतंत्र कमरे हों। अच्छा। या फिर ये युक्तांडपी हो सकते हैं, जैसे सब मिलकर एक ही बड़े हॉल या अपार्टमेंट में रह रहे हों जहां दीवारें आपस में जुड़ गई हों। और जैसा कि हमने हाइपेंथियम के संदर्भ में बात की, अंडाशय की स्थिति के आधार पर ही इनका बीजांडन्यास तय होता है ना? बिल्कुल। ये सीमांत हो सकता है, जैसे मटर की फली में दाने किनारे पर लगे होते हैं। या फिर स्तंभीय हो सकता है, जैसे नींबू को काटने पर उसके बीज केंद्र में एक स्तंभ से जुड़े दिखते हैं। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब इतनी सारी भिन्नताएं, अलग अलग तरह के जायांग और बीजांडन्यास,
इसे एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे पास पुष्पीय सूत्र हैं। हाँ, फ्लोरल फॉर्मूलाज। अब जाहिर है हम यहाँ बैठकर कोई गणित का समीकरण तो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन सूत्रों की कहानी समझेंगे। जरूर। चलिए गुलाब प्रकार और नाशपाती प्रकार की तुलना करते हैं। अगर हम एक लैब में गुलाब बनाने की रेसिपी लिखें तो सूत्र कहता है इसे हर तरफ से सममित बनाओ, इसमें नर और मादा दोनों अंग डालो, 5 बाहेदल, 5 पंखुड़ियां और अनगिनत पुंकेसर दो। और सबसे जरूरी बात, इसका अंडाशय सुपीरियर रखो, ऊर्ध्वावर्ती। वहीं अगर हम नाशपाती बनाने की रेसिपी देखें तो बाहरी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, 5 पंखुड़ियां, अनगिनत पुंकेसर। लेकिन अंत में एक छोटा सा बदलाव है। हाँ, अंडाशय इन्फीरियर हो जाता है, ये प्याले के नीचे दब जाता है। मतलब बाहरी तौर पर एक जैसे दिखने वाले फूलों की भीतरी कहानी बिल्कुल अलग है। और अंडाशय की इसी स्थिति और इसी भीतरी कहानी का सीधा असर उन फलों पर पड़ता है जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं। बिल्कुल। जब फूल के केंद्र में इतनी भिन्नता होगी तो जाहिर है उससे बनने वाले फलों का प्रकार भी पूरी तरह से बदल जाएगा। फलों की बात करें तो स्रोत सामग्री का एक हिस्सा मुझे सच में बहुत हैरान कर गया। सेब, जिसे हम सदियों से एक संपूर्ण फल मानते आए हैं, विज्ञान की नजर में वो एक धोखा है। हाँ, वो एक कूट फल है। मतलब जब हम सेब का वो कुरकुरा और रसीला हिस्सा खाते हैं तो हम असल में अंडाशय नहीं खा रहे होते, हम वो फूला हुआ हाइपेंथियम और पुष्पासन खा रहे होते हैं जिसने अंडाशय को चारों तरफ से घेर लिया था। असली फल तो वो सख्त हिस्सा है जिसे हम बीज के साथ फेंक देते हैं। ये तो बहुत अजीब है। ये सुनकर अक्सर हैरानी होती है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसे धोखा नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन? हाँ, पौधे ने सोचा अगर मुझे अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाना है तो मुझे जानवरों को एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट इनाम देना होगा। ओहो, तो ये एक विकासवादी रिश्वत है। बिल्कुल। उसने अंडाशय को सुरक्षित अंदर छिपा लिया और बाहरी हिस्से को एक विशाल, मीठे और गूदेदार रूप में विकसित कर लिया। और सिर्फ सेब ही नहीं, इस परिवार ने फलों के विकास में कमाल की विविधता दिखाई है। और क्या उदाहरण है इसके? आड़ू या प्रूनस को देखिए, ये एक अष्ठिल फल है। अष्ठिल फल मतलब जिसके अंदर एक बहुत ही सख्त गुठली होती है। एकदम सही। यहाँ पौधे की रणनीति अलग है। यहाँ अंडाशय का बाहरी हिस्सा गूदेदार हो जाता है, लेकिन अंदर की परत बीज को बचाने के लिए एक चट्टान जैसी सख्त गुठली में बदल जाती है। अरे वाह! और मेरी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी का क्या? उसमें तो बीज बाहर की तरफ होते हैं। असल में स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल है जिसे एटीरियो कहा जाता है। अच्छा। जिसे आप स्ट्रॉबेरी के बाहर लगे छोटे छोटे बीज समझते हैं, वे असल में अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र छोटे फल हैं जो वियुक्तांडपी फूल से बने हैं। सच में? मैं तो हमेशा बीज ही समझती थी। और वो लाल मीठा हिस्सा जिस पर वे चिपके हैं वो फिर से फूला हुआ पुष्पासन है। एक ही परिवार, लेकिन अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए फल बनाने के 3 बिल्कुल अलग अलग और शानदार तरीके। फलों में इतनी चरम भिन्नता होने के कारण ही शायद वनस्पति विज्ञानियों के लिए इस परिवार को एक साथ रखना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने इस बड़े परिवार को व्यवस्थित करने के लिए इसे छोटे छोटे उपकुलों में बांट दिया। हमारे स्रोत में 3 पारंपरिक उपकुलों का एक बहुत ही शानदार तार्किक विभाजन दिया गया है। जी हाँ, इस विशाल विविधता को समझने के लिए इसे पारंपरिक रूप से 3 मुख्य उपकुलों में बांटा गया है, और ये विभाजन मुख्य रूप से उसी जायांग और फल के प्रकार पर आधारित है। तो पहला कौन सा है? पहला है रोसिविडी। इसके अंडप व्युक्तांडपी होते हैं और फूल परिजायांगी होते हैं। हमारा गुलाब और स्ट्रॉबेरी इसी में आते हैं। गुलाब और स्ट्रॉबेरी। दूसरा है प्रोनोइडी। इसकी पहचान ये है कि इसमें सिर्फ एक अंडप होता है, अंडाशय सुपीरियर होता है और ये अष्ठिल फल बनाता है। मतलब हमारे सारे गुठली वाले फल जैसे आड़ू, चेरी या प्लम इसके सदस्य हैं। एकदम सही। और तीसरा उपकुल है पोमोइडी, जिसमें हमारा वो छलिया, कूट फल, सेब और नाशपाती आते हैं। हाँ, इसकी स्पष्ट पहचान ये है कि इसका अंडाशय इन्फीरियर होता है और फल प्रकार हमेशा पोम कहलाता है। ये वर्गीकरण सच में बहुत साफ और तार्किक है। लेकिन अब मैं एक ऐसे हिस्से पर आना चाहती हूँ जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया है। बताइए, क्या उलझन है? हमारे पास रोसेसी और लेग्यूमिनोसी के बीच एक वेन डायग्राम है। लेग्यूमिनोसी मतलब मटर का परिवार, है ना? जी हाँ। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों में बहुत सी समानताएं दिखते हैं, जैसे दोनों में परिजायांगी पुष्प होते हैं, दोनों में असंख्य पुंकेसर हो सकते हैं। बिल्कुल।
तो फिर दोनों अलग-अलग परिवार क्यों हैं? क्या केवल हाइपेंथियम का वो छोटा सा प्याला और फल का प्रकार ही इतनी बड़ी वजह है कि इन्हें पूरी तरह से अलग परिवार मान लिया जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। टेक्सोनोमी में अक्सर ये बहस होती है कि हम दो परिवारों के बीच की विभाजन रेखा कहाँ खींचें। वही तो। देखने में लेग्यूमिनोसी और रोसेसी भले ही करीबी रिश्तेदार लगें और उनके पूर्वज एक ही रहे हों, लेकिन हाइपेंथियम का विकास कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा विकासवादी जंप था। हाइपेंथियम की उपस्थिति न केवल फूल की पूरी वास्तुकला को बदल देती है, बल्कि यह इस बात को भी बदल देती है कि कीट उस फूल को कैसे परागित करेंगे और अंडाशय किस तरह के फल में विकसित होगा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। बिल्कुल, लेग्यूमिनोसी परिवार हमेशा फली बनाता है जो सूख कर फट जाती है, जबकि रोसेसी का हाइपेंथियम उसे रसीले फल बनाने की आजादी देता है जो जानवरों को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा विभाजक बिंदु है। हाँ, विकासवादी स्तर पर यह निर्णायक है। तो एक तरह से वो छोटा सा प्याला पौधे के पूरे भविष्य की कहानी लिख रहा है। अब इस वानस्पतिक विज्ञान की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि आम इंसान के लिए इस परिवार का क्या महत्व है। आर्थिक और औषधीय दृष्टि से तो ये परिवार मानव सभ्यता के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। सच में, अगर हम सिर्फ सजावटी पौधों की बात करें तो रोजा इंडिका और रोजा डेमास्केना दुनिया भर के बगीचों की शान है। और इत्र उद्योग तो पूरी तरह से इन्हीं की खुशबू पर टिका हुआ है। हाँ, और सिर्फ खुशबू ही नहीं, इनके रासायनिक और औषधीय गुण भी बेजोड़ हैं। गुलाब की ताज़ा पंखुड़ियों से बना गुलाब जल और गुलकंद सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इनमें प्राकृतिक रूप से कसैले और टॉनिक गुण होते हैं। ये पाचन तंत्र को शांत करने और त्वचा के उपचार में बेहद कारगर माने जाते हैं। और फल देने वाले पौधों की तो क्या ही बात करें। दुनिया का कोई भी सुपरमार्केट या फलों की दुकान इनके बिना अधूरी है। सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, बादाम और स्ट्रॉबेरी, ये सभी इसी एक रोसेसी परिवार के सदस्य हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इसी एक वानस्पतिक परिवार के कंधों पर टिका हुआ है। बिल्कुल, ये परिवार विज्ञान और अर्थव्यवस्था दोनों का बेहतरीन संगम है। तो भाई, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए उन विद्यार्थियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक टिप्स की बात करते हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इस कुल की पहचान के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए 7 त्वरित निदान संबंधी लक्षणों को उंगलियों पर याद रखना चाहिए। वो 7 लक्षण कौन से हैं? पहला, ये पौधे शाक, झाड़ी या काष्ठीय वृक्ष हो सकते हैं। दूसरा, पत्तियां हमेशा अनुपत्री और अक्सर दांतेदार होती हैं। तीसरा, पुष्प हमेशा पंचतई और कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं। एकदम सही। चौथा और सबसे अहम, हाइपेंथियम की उपस्थिति। पांचवा, पुंकेसरों का असंख्य होना। छठा, अंडाशय की स्थिति में भारी परिवर्तनशीलता, मतलब सुपीरियर से लेके इंफीरियर तक। और सातवां, फलों की अद्भुत विविधता, जैसे अष्टिल, पोम, एटीरियो आदि का पाया जाना। ये 7 बिंदु तो पूरी कहानी का निचोड़ है। और अगर परीक्षा में अच्छे अंक लाने की बात हो तो विद्यार्थियों को किन विशेष प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोसेसी कुल का पूरा वानस्पतिक वर्णन, इसके पुष्पीय सूत्र और इसके भारी आर्थिक महत्व को एक साथ जोड़कर तैयार करना चाहिए। और उपकुलों की तुलना। हाँ, तीनों उपकुलों के बीच तुलनात्मक अंतर समझाना भी एक बहुत ही लोकप्रिय बड़ा प्रश्न है। और लघु उत्तरीय नोट्स के लिए? उसके लिए परीक्षक हमेशा कुछ विशिष्ट अवधारणाओं को चुनते हैं। आपको हाइपेंथियम की संरचना, पोम फल और एटीरियो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मतलब रटने के बजाय इन अवधारणाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शीर्ष अंक प्राप्त करने का यही तरीका है। वाकई, ये एक बहुत ही गहन लेकिन अद्भुत जानकारी थी। ये सोचकर ये हैरानी होती है कि एक छोटे से सुंदर से फूल के अंदर कितना जटिल विज्ञान, कितना गहरा विकासवादी इतिहास और हमारी अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा संसार छिपा हुआ है। और विज्ञान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कोई सूखी हुई जानकारी का पुलिंदा नहीं है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने का मौका देता है। सही कहा। जरा सोचिए, अगली बार जब आप सुबह नाश्ते में किसी सेब को काटेंगे या किसी को गुलाब का फूल देते हुए उसकी खुशबू लेंगे, तो क्या आपका दिमाग उस छिपे हुए हाइपेंथियम कप की ओर नहीं जाएगा जिसने प्रकृति के इस चमत्कार को संभव बनाया? मुझे तो पक्का वो हाइपेंथियम कप और उसका वो विकासवादी धोखा ही याद आएगा। बिल्कुल।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।